मैं नौकरी करती थी और बहुत अच्छी सैलरी लेती थी। लेकिन मेरी काली सूरत और ज़्यादा उम्र के कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। फिर लोगों के ताने से बचने के लिए मैंने एक भिखारी से शादी कर ली और सब लोगों को झूठ बोल दिया कि मेरा पति तो एक बिजनेसमैन है। 10 दिन के बाद एक बड़ी सी पार्टी में जाना पड़ा तो मुझे डर लग गया कि कहीं मेरे पति को कोई पहचान न ले। लेकिन यह देखकर हैरान थी, क्यों वहाँ तो मेरे पति को सब लोग। आज मेरा शादी का दिन था। मैं शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि यह शादी तो मैं दुनिया को दिखाने के लिए कर रही थी, वरना एक भिखारी से शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। मैं नहीं जानती थी कि इसकी असलियत के बारे में किसी को पता चल जाता तो बहुत बदनामी होती। इसलिए मैंने सभी रिश्तेदारों को कह रखा था कि मेरा पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन हकीकत तो यह था कि वह एक भिखारी था। शादी के दिन मैं यह सोच सोच कर डर रही थी, कहीं कोई इसे पहचान न ले, क्योंकि आखिर वह घूम घूम कर लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगा करता था। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राजी किया था। मैंने इसको बहुत समझाया था कि वह अपना हुलिया बदल ले, ताकि किसी को भी शक न हो कि वह एक भिखारी है। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि जब वह बारात लेकर आएगा, इसके साथ आने वाले लोग कैसे होंगे। जाहिर सी बात है कि वह एक भिखारी है, तो उसके साथ आने वाले लोग भी तो वैसे ही होंगे। मैंने कुछ दिन पहले ही इसे बहुत सारे पैसे दिए थे, अपने और अपने खानदान वालों के लिए बहुत अच्छे से कपड़े खरीदे, ताकि उनके हुलिये बदल जाए और कोई भी पहचान न सके। इस परेशानी में तैयार तो हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे कजन ने बताया कि बारात आ गई है। मैं जल्दी से भागकर कमरे की बालकनी तक आई, ताकि मैं देख सकूं कि वह कैसा बनकर आया है। और मैं यह देखकर हैरान रह गई कि इसने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी। शेरवानी पहन रखी थी और उसके साथ आने वाले बाराती लोग भी तरह तरह के अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहन रखे थे, और उनकी किसी भी हरकत से लग नहीं रहा था कि यह लोग भिखारी हैं। थोड़ी देर के बाद ही जब मुझे दूल्हे के साथ जाकर बैठा दिया गया, मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। क्या यह मेरी किस्मत थी कि मेरी शादी एक भिखारी से हो रही है? फिर मैंने अपने आप को यह सोचकर तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, कुछ महीनों बाद हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं इसको छोड़ दूंगी। मेरे खानदान में तो सबको यही पता था कि वह एक बिजनेसमैन है। शादी पर होने वाली रस्म में मेरी कजन और दोस्तों ने बहुत अधिक नेक मांग लिए और मैं घबरा गई, क्योंकि मैं तो इसे सिर्फ थोड़े ही पैसे दी थी ताकि वह कपड़े खरीद ले। लेकिन अब मेरी कजन और दोस्तों को इतने पैसे कहाँ से देंगे, कहीं मेरा राज न खुल जाए। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब उसने मुस्कुराकर उतने ही पैसे इनको निकाल कर दिए जितने उन्होंने मांगे थे। इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? पहले तो यह सोचकर बहुत टेंशन हो रही थी, फिर मुझे याद आया कि अक्सर भिखारी लोगों के पास बहुत पैसा होता है, इसके पास भी ऐसे पैसे पड़े होंगे और वह ले आया हो। खैर जो भी था, लेकिन इसने तो मुझे पैसे के बदले ही शादी करने जा रहा था। अगर वह अपने पैसे इस्तेमाल कर रहा था, इसका मतलब तो यह था कि शादी के बाद वह मुझसे पैसे लेगा। मैंने इशारे से मना किया कि किसी भी रस्म के लिए पैसे मत देना। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे सर पर इतने सारे पैसों का बोझ हो। लेकिन मेरे को तब गुस्सा आया कि मेरे कहने के बावजूद भी वो मेरी बातों का नजरअंदाज कर दिया और नेक में पैसे दे दिए। कुछ ही देर में हमारी शादी हो गई और मैं सुकून का सांस लिया। अब मैं भी एक इज्जत वाली लड़की जानी चाहूँगी। थोड़ी देर बाद मेरी विदाई हो गई और मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे लेकर कहाँ जाएगा। जाहिर सी बात थी कि वह एक भिखारी था, तो वह मुझे किसी झोपड़ी या कच्ची बस्ती में ही लेकर जाएगा। मगर यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब गाड़ी बहुत बड़े घर के आगे रुक गई। मुझे लगा कि यह एक दिन के लिए किराए पर लिया है। शादी होने के बाद मुझे अपनी पुरानी सारी बातें याद आने लगी और मैं बैठे बैठे पुरानी बातों में गुम हो गई।
यही कि मुझे शादीशुदा लड़की कहलाने के लिए कैसे कैसे कपड़े पहनने होंगे, क्या क्या करना होगा। मुझे शादी की बहुत फिक्र हो गई थी। एक दिन मेरी माँ ने बताया था कि मुझे देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आ जाऊं। मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। कौन सा यह लोग मुझे पसंद कर लेना है। इसलिए मैंने छुट्टी नहीं की और ना ही घर गई। इस बार मैं घर नहीं पहुंची तो वह मेहमान निकलने वाले थे। मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ आई और मुझे डांटने लगी। मैंने तो कहा था कि जब इन लोगों को मुझे पसंद ही नहीं करना, फिर मुझे अपने इंसल्ट करवाने की शौक नहीं है। मैं इसलिए नहीं आई थी और यह आज पहली बार नहीं था। इससे पहले मेरे साथ कई बार हो चुका था। लोग आते और मुझे नापसंद कर चले जाते थे। इसकी वजह यह थी कि मैं सांवली रंग की थी। मेरा पढ़ाई लिखाई और मेरी नौकरी से लोगों को फर्क नहीं पड़ता था। लोगों को तो सिर्फ गोरी लड़की चाहिए होती है और ऐसे रिश्ता ना हो पाता था। मेरे हालात ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया था, तो मैं अपने दिल से शादी का ख्याल भी निकाल दिया था और मैं खुद को समझा दिया था कि मेरी शादी तो कभी नहीं होगी। इसलिए मेरी माँ के बताने के बावजूद कि रिश्ते वाले देखने आए हैं, मैं ऑफिस से घर नहीं आई। मेरी माँ को मेरी शादी की बहुत ही फिक्र होने लगी थी, क्योंकि लोग उनसे तरह तरह के सवाल करते थे। अभी तक आपकी बेटी की शादी क्यों नहीं की? मेरी माँ के मुंह पर ही कहते थे कि अपनी बेटी की कमाई खाने के लिए तुम अपनी बेटी की शादी नहीं कर रही हो। एक दिन घर से बाहर अपनी जॉब के लिए निकलने लगी, तब माँ मुझे कहने लगी, काम पर जाने से पहले दही शक्कर खाकर जाया करो, ताकि सब अच्छा हो और जल्द ही तुम्हारा रिश्ता लग जाए। जैसे ही मैं बस पर चढ़ने लगी कि बस की जगह पर मुझे एक भिखारी नजर आया। इस भिखारी को मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा था। मुझे तो अच्छा खासा इंसान ही दिख रहा था, लेकिन जाने वह क्यों भीख मांग रहा था। माँ के कहने पर मैं उस भिखारी को बहुत सारे पैसे दे दिए। वह भिखारी मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगा और वह पैसा लेकर अपने जेब में रख लिया और मैं वहाँ से नज़रअंदाज करते हुए चली गई। माँ कहती थी कि ऐसा करने से मेरी परेशानी दूर हो सकती है। मैं रोज़ इस भिखारी को पैसे देने लगी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बहुत अच्छा रिश्ता आया और उन्हें मेरी रंग से भी कोई फ़र्क नहीं था और ना ही उन्हें मेरी नौकरी का लालच था। वे बहुत अच्छे खाते पीते लोग थे। मैं बहुत ही खुश हुई। मेरी माँ मेरी मंगनी करके शादी की तारीख भी तय कर दी थी। मेरे मंगेतर ने मेरी माँ से कहा था शादी की शॉपिंग मेरे साथ करना चाहता है, ताकि वह मुझे अपनी मर्जी की चीज़ दिलवा सके, और मेरी माँ ने खुश होकर मुझे इजाज़त भी दे दी थी। एक दिन यूं ही शॉपिंग करके हम घर वापस आ रहे थे कि मुझे रास्ते में वही भिखारी मुझे नज़र आया। मुझे लगा कि शायद वह भिखारी अब भी मुझसे पैसे मांगने के लिए आगे हाथ बढ़ाएगा। उसे देने के लिए अपने पर्स से पैसे निकाले और देने के लिए हाथ उठाया तो वह मुझे कहने लगा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है। मेरे मंगेतर ने इसे हैरानी से देखा कि इसे हमें क्या बताना है। वह भिखारी कहने लगा कि यह आदमी जो तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारा क्या लगता है? मुझे इसके सवाल पर बहुत गुस्सा आया कि वह होता कौन है मुझसे पूछने वाला। ये भिखारी को इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मुझसे वह भी सड़क में ऐसे सवाल करे। इससे पहले कि मैं इसे गुस्से में बातें सुनाती, मेरे मंगेतर ने इसे जवाब देते हुए कहा, हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। तुम कौन हो और तुम यह सवाल किस हिसाब से पूछ रहे हो? वह भिखारी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि आप ये रिश्ता तोड़ दो मैडम, यह आदमी अच्छा नहीं है, यह एक धोखेबाज है, यह तुम्हें धोखा दे रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो मेरे होने वाले मंगेतर पर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। मैंने अपने मंगेतर की तरफ देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ वह एकदम से घबरा गया हो। मुझे कहने लगा कि तुम इस भिखारी की बातें सुन रही हो, इस भिखारी की बातें सुनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम चलते हैं।
वह मेरा हाथ पकड़कर वहां से ले गया। मुझे अपने मंगेतर का रवैया समझ में नहीं आया। मेरे मंगेतर को भिखारी की पिटाई करना चाहिए, ना कि मुझे समझाना चाहिए। इसने मुझे बिना लालच के मुझसे शादी करने के लिए हामी भरी थी। यह एक बुरा इंसान नहीं हो सकता। मुझे तसल्ली हुई और मैं अपना घर चली गई। एक दिन मैं जॉब पर जाने के लिए बस स्टैंड पहुंची तो वही भिखारी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा कि तुम मेरी बातों पर हरगिज विश्वास नहीं करोगी। मैं बस तुम्हारा एहसान उतारना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें इस आदमी का असलियत बता रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो शाम 4 बजे इस पते पर पहुँच जाना। तुम्हें खुद ब खुद सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं तुरंत उस भिखारी के हाथ से वह पर्ची पकड़ी। उस पर्ची पर किसी घर का एड्रेस लिखा हुआ था। इतने में मेरी बस चल गई और मुझे उससे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला और मैं बस में बैठ गई। बस में भी मुझे इसकी सारी बातें याद आने लगी थी। क्या वह सच कह रहा था या मेरे साथ कोई मजाक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा था? मगर इस भिखारी को मुझसे क्या काम, या मुझे जानबूझकर नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? क्योंकि मैं तो इसको जानती भी नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि जैसा भी हो मुझे सच्चाई को तो पता लगाना ही पड़ेगा और इसकी बातों में किस हद तक सच्चाई है, कम से कम मेरे दिल को तसल्ली तो हो जाएगी। शाम 4 बजे मैं इस एड्रेस पर पहुंच गई जिसका मुझे इस भिखारी ने बताया था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा एक छोटे से बच्चे ने खोला। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उससे क्या कहूँ, किसको बुलाऊं। बिन कहे ही उस घर के अंदर घुस गई। सामने सोफे पर अपने मंगेतर को बैठा हुआ देखी। मैं हैरान थी कि वह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और घबरा कर खड़ा हो गया और वह बच्चा मेरे मंगेतर के पास जाकर कहने लगा कि पापा, यह आंटी कौन है? यह सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा धोखेबाज इंसान था। एक बच्चे का बाप होते हुए भी अपने आप को कुंवारा बता रहा था और मेरे साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब यह था कि वह भिखारी सच कह रहा था। यह आदमी था ही धोखेबाज। मैं उसके करीब जाकर चिल्ला कर पूछा कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? एक बच्चे के बाप होने के बाद भी मुझसे शादी करने का तुमने सोचा भी कैसे? फिर वह कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, इस बच्चे की वजह से मैं मजबूर था। इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, उसको इस दुनिया से गए 2 साल हो चुका है। मेरी माँ ने तुम्हारा पता बताया। मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं अपने पहले बच्चे और अपने बीवी का सच छुपा कर तुम्हें इस बारे में कुछ न बताऊं। शादी के बाद मैं तुम्हें सब चीज़ बताना चाह रहा था। वह मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मैं उसे कैसे माफ़ कर दूं? उसने मुझे झूठ बोला। मैं सोच रही थी कि जो आदमी शादी से पहले इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, वह शादी के बाद भी धोखा दे सकता है। मुझे पता था कि इस शादी से इनकार का मतलब मेरी एक और बदनामी है। इस धोखेबाज की पत्नी बनने से अच्छा तो मैं अकेली रह जाती। अगर मेरी शादी टूट जाती तो मेरी माँ को बहुत दुख होता। इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और इस समय उस भिखारी के पास चली गई और कहा कि मुझसे शादी कर लो। मैं चाहती थी कि जो तारीख खानदान में बताई गई है, इस तारीख पर मेरी शादी हो जाए, क्योंकि किसी ने भी मेरी मंगेतर को नहीं देख रखा था। उनका क्या पता था कि मेरा पति कौन है, मेरा मंगेतर कौन है। या भिखारी मेरी बात ही नहीं मान रहा था। जब मैं इसके आगे हाथ जोड़कर ढेर सारे पैसे की ऑफर दी तो वह मान गया और इसी शादी की वजह से मैं एक आलीशान कमरे में बैठी थी जिसको उसने एक दिन के लिए किराए पर लिया था। अगले दिन मेरे रिश्तेदार मेरे घर आए और यह घर देखकर वह बहुत खुश हो गए और मेरी किस्मत पर नाज करने लगे। मगर सच तो यही था कि बस आज के दिन के लिए मैं यहाँ पर थी, फिर ना जाने वह मुझे कहाँ लेकर जाता। शाम के वक्त मैं अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया तो वह मुझे हैरानी से पूछने लगा कि तुम यह क्या कर रही हो? मैंने कहा कि हम दोनों को यहाँ से जाना होगा। तुमने खुद ही कहा था कि एक दिन किराए पर रखा हूँ। तो वह कहने लगा
कि मैंने मकान मालिक से बात कर ली है, तुम फिक्र मत करो, यहाँ कुछ दिन और तुम रह सकती हो। मैं गुस्से से कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मेरी जॉब की सारी सैलरी ऐसे खर्च में चले जाएंगे। तो वह कहने लगा कि तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यह सब खुद कर लूँगा। वह अपने काम के लिए घर से चला गया और मुझे दिन भर भी डर लगने लगा था कि किसी ने देख लिया और जान लिया तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। मैंने इससे कहा कि मैं खुद ही जॉब करके घर का खर्च चला लूँगी, तुम घर में ही रहा करो, भीख मत मांगा करो। मेरी शादी को सिर्फ अभी 10 दिन ही हुआ था कि मेरे ऑफिस वालों ने मुझे शादी की पार्टी दी। जाहिर सी बात है कि मुझे इस पार्टी में अपने पति के साथ ही जाना था। मैंने उससे कहा कि तुम वहां जाकर कुछ मत बताना। हम पार्टी में चले गए। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब बॉस ने मेरे पति को पहचान लिया और हैरत से कहा, तुम हो हमारे होनहार असिस्टेंट के पति। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि लगता है मेरे बॉस ने मेरे पति को पहचान लिया था। यह सब देखकर मेरा दिल टूटने लगा। अब तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक भिखारी से शादी की है। मगर आगे का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे बॉस ने आगे बढ़कर मेरे पति को गले से लगा लिया और हाथ मिलाकर सबसे कहा कि तुम लोगों ने इसे नहीं पहचाना, और मुझसे कहने लगा कि तुमने इन सबको नहीं बताया। तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारा पति कौन है, और तुमने तो हमें शादी में भी बुलाया ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदमी तुम्हारा पति है। मुझे लगा कि सब कोई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मगर यह देखकर मैं हैरान थी कि सब कोई बारी बारी से जाकर मेरे पति से हाथ मिला रहे थे और उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। यह क्या था? मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा दिया और इशारे से कहा कि घर जाकर तुम्हें सब बताऊंगा। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा था। पार्टी के बाद एकदम से घर आ गई और मैं पूछने लगी कि मुझे तुम यह बताओ, यह सब लोग तुमसे हाथ क्यों मिला रहे थे और तुम कौन हो? तुम्हें लगा कि मैं वह नहीं हूँ? हाँ, यह सच है, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। हमारा बिजनेस पूरे शहर में फैला हुआ है। तो मैं हैरानी से पूछा कि तुम भिखारी का भेष बदलकर इतने दिन तुम सड़कों पर क्यों भीख मांग रहे थे? मेरे पिताजी अमीर तो बहुत हैं, जबकि मैं इस तरह का नहीं था। एक दिन अपने पिताजी के साथ एक गाड़ी में था और एक भिखारी ने भीख मांगी। उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसके साथ बहुत बदतमीजी की। यह देखकर मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। सजा के तौर पर 2 महीने के लिए मेरे पिताजी ने भिखारी के रूप में भीख मांगने की सजा दे दी थी, ताकि मैं महसूस कर सकूं कि जब कोई धुतकारता है तो कैसा महसूस होता है। इस 2 माह के भीख मांगने से मेरे अंदर बहुत बदलाव हो गए। मैंने कभी तुमसे शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब तुमने रोते हुए और अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी को कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। उसकी बात सुनकर तो मैं तो हैरान रह गई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे रंग से कोई एतराज़ नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे घर के काबिल नहीं हूँ? तब वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर मैं पहले वाला इंसान होता तो ज़रूर मुझे परेशानी होती और मैं ऐसी सांवली लड़की से शादी हरगिज नहीं करता। मगर यह 2 माह जो मैंने भिखारी बनकर वक्त गुजारे थे, लोगों के धुतकार ने मुझे सब कुछ बदल कर रख दिया है। इंसान की नीयत साफ रहनी चाहिए, उसका दिल अच्छा रहना चाहिए, और मैं इतने दिनों में जान चुका हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अरे, यह सब मैं तुम्हें बताने ही वाला था और मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए देर हो गई। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिर मेरे सब्र का ऊपर वाले ने इतना बड़ा इनाम दिया था। मैं बहुत खुश हूँ। बेशक ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।